अच्छा जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, जो हमारे लेक्चर हो चुके हैं अब तक उनमें से। पूछना है कोई क्वेश्चन किसी ने? नो सर। नो सर। वेरी गुड। No, आप लोगों से मुझे यही उम्मीद है कि आप कभी सवाल नहीं करेंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो है स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डिजाइनिंग ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट स्टेप है रिकग्नाइजिंग द प्रॉब्लम। जब भी हम एक्सपेरिमेंट को प्लान करते हैं या डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। इट इज नेसेसरी टू डेवलप ए सॉलिड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। A clear statement of the problem often contributes substantially to a better understanding of the phenomena. तो जब तक हमें एक्सपेरिमेंट के ऑब्जेक्टिव्स का नहीं पता कि हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद क्या हासिल करना चाह रहे हैं, तो क्या हम किसी मॉडल को एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, अगर वो मॉडल है तो मॉडल के अंदर कितनी टर्म्स हैं, मॉडल के अंदर कितने फैक्टर्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, और हम मॉडल के वेरिएबल्स के दरमियान किस किस्म के रिलेशन को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियरली पता होना चाहिए। और उसके बारे में एक स्टेटमेंट हम बना लें कि ये हम करना चाह रहे हैं, वो स्टेटमेंट हमारे लिए फर्दर अंडरस्टैंडिंग में बड़ी हेल्पफुल होगी। चॉइस ऑफ फैक्टर्स एंड लेवल्स, आइडेंटिफाइंग सूटेबल फैक्टर्स टू बी वेरीड। जिन फैक्टर्स को हमने वेरी करना है, जो हमारे इनपुट वेरिएबल्स हैं या जो हमारे ट्रीटमेंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सूटेबल हो सकते हैं किसी रिस्पांस के लिए, वो एक स्टेप है। फैक्टर रीजन्स एंड नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ ईच फैक्टर। हमें ये पता होना चाहिए कि जिस फैक्टर को हम इंक्लूड कर रहे हैं या जिस ट्रीटमेंट को हम इंक्लूड कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर, उसका रीजन क्या है, एक्सपेरिमेंटल रीजन क्या है। मतलब ये कि उसकी क्वांटिटी को कहाँ से कहाँ तक हम वेरी कर सकते हैं। जैसे अगर किसी मशीन पे टेम्परेचर को हमने सेट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि ये मशीन मिनिमम कितना टेम्परेचर अफोर्ड कर सकती है और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है। कुछ मशीनें 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चली जाती हैं, कुछ 100 तक मुश्किल से जाती हैं, उसके बाद ज़ाहिर है वो खराब हो जाएंगी या उसमें कोई नक्स आ जाएगा। तो हमें जो फैक्टर रीजन्स हैं उनका पता होना चाहिए। इसको एक्सपेरिमेंटल रीजन कहा जाता है। ओवरऑल जब सारे फैक्टर्स के रीजन बना लिए जाएं, हम डिसाइड कर लें कि अगर टेम्परेचर को वेरी करना है तो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, प्रेशर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक वेरी हो सकता है, तो ये सारे फैक्टर रीजन्स मिलके एक्सपेरिमेंटल रीजन बनाते हैं। एक्सपेरिमेंटल रीजन का मतलब है कि हमारी रेंज कहाँ से कहाँ तक है किसी ट्रीटमेंट को या वेरिएबल। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द प्रोसेस हेल्प्स अ लॉट। तो ऐसा करने के लिए एक तो हमें एक्सपीरियंस चाहिए, तजुर्बा चाहिए। कोई भी बंदा जो लैब में काम कर रहा है उसको पता है कि मेरा ऑपरेटर्स कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ये उसका एक्सपीरियंस उसको बताता है। उसने कई दफ़ा मशीन ख़राब की होगी और कई दफ़ा ठीक एक्सपेरिमेंट किया होगा। यार ये आसान से पूछो जरा, कोई ट्रॉली फारग है हमारी, पूछ के मुझे बताना। अच्छा जी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज वो होता है जो मैथमेटिकली स्टडी किया गया हो या जो लिटरेचर से अवेलेबल। जो बंदा एक्सपेरिमेंट प्लान कर रहा है उसके बारे में उसके पास बहुत सारी स्टडीज होंगी, बहुत कुछ उसने पढ़ा होगा उसके बारे में, और प्रैक्टिकली भी उसका कुछ एक्सपीरियंस होगा। ये चीज़ें मिलकर उसको हेल्प करती हैं कि वो फैक्टर्स को चूज करे
और उनके लेवल्स को चूज करें। डिसाइडिंग अबाउट रिस्पॉन्स, जब हम फैक्टर्स को चूज कर लेंगे तो हमें फिर ये डिसाइड करना है कि हम इसमें से ऑब्जर्व क्या करेंगे। किसी एक्सपेरिमेंट का जब एक ट्रायल रन होगा तो उस ट्रायल में से क्या निकलेगा, हम क्या चीज नोट करेंगे, क्या चीज रीड करेंगे जो फर्दर एनालिसिस में हमारे काम आएगी। द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स मे बी द एवरेज रिस्पॉन्स, स्टैंडर्ड डेविएशन और अदर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बाद का रिस्पॉन्स डायरेक्टली स्टडी करने की बजाय हम एवरेज रिस्पॉन्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 10 ट्रायल्स किए, 10 रेप्लिकेशंस की और उनका एवरेज रिस्पॉन्स नोट कर लिया। फिर आपने 10 ट्रायल्स किसी और लेवल पे किए, उनका एवरेज रिस्पॉन्स ले लिया। तो आप रेप्लिकेशन कर रहे हैं और जितनी भी रेप्लिकेशन है उनका एवरेज रिस्पॉन्स नोट कर रहे हैं। तो ये भी एक आपकी रिस्पॉन्स की टाइप है। फिर आप सम टाइम ऐसा करते हैं कि आप कहते हैं कि मैंने रिस्पॉन्स नहीं लेना बल्कि रिस्पॉन्स की वेरिएशन को मेजर करना है। तो वेरिएशन भी हो सकती है, वेरिएंस भी हो सकता है। तो आप रेप्लिकेशन के अंदर जो रिस्पॉन्स में वेरिएशन आ रही है उसको ऑब्जर्व करें। तो सम टाइम आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं जो ऑब्जर्व्ड रिस्पॉन्स है। फॉर एग्जांपल आप कहें कि जो भी मैं नोट करूंगा उसका लॉग लेने के बाद मैंने उसको डाटा में एंटर करना या स्क्वायर रूट लेने के बाद करना। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आपने ये डिसाइड करना है कि आप सिंगल रिस्पॉन्स मेजर करेंगे और मल्टीपल रिस्पॉन्स लेंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में एक से ज्यादा रिस्पॉन्सेज अवेलेबल होते हैं। जैसे आप किसी पेशेंट को मेडिसिन देने के बाद उसका ब्लड प्रेशर भी नोट कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर भी नोट कर सकते हैं, उसका डायबिटिक लेवल भी नोट कर सकते हैं। ये इसका मतलब है आप 3 रिस्पॉन्स ले रहे हैं किसी भी एक्सपेरिमेंटल यूनिट के ऊपर। तो ये भी एक्सपेरिमेंटर ने डिसाइड करना है। चूजिंग डिजाइन, जब हम फैक्टर्स और रिस्पॉन्स के बारे में डिसाइड कर लें और उनके लेवल्स के बारे में डिसाइड कर लें तो फिर हमने डिजाइन को चूज करना है कि कौन सा सूटेबल डिजाइन है जिसको हमने इम्प्लीमेंट करना है और एक्सपेरिमेंट के लिए उसको यूज करना है। तो केयरफुली कंप्लीट फर्स्ट 3 स्टेप्स। जब पहले 3 स्टेप्स हो जाएं तो उसके बाद का जो स्टेप है डिजाइन का चॉइस। फॉर एग्जांपल विच डिजाइन, हम देखेंगे कि क्या वन फैक्टर एडिट डिजाइन लेना है या फैक्टोरियल डिजाइन लेना है। जैसे कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन जो हम इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे, या रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन या लैटिन स्केल डिजाइन, ये सारे के सारे डिजाइन जो हैं ये कहलाते हैं वन फैक्टर एट ए टाइम डिजाइन। इनमें हम एक टाइम पे एक फैक्टर को स्टडी करते हैं या उसकी वेरिएशन को स्टडी करते हैं, इंटरेक्शन वगैरह या क्वाड्रेटिक इफेक्ट्स वगैरह स्टडी नहीं करते। नेक्स्ट सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल डिजाइन, जिसमें हम एक टाइम पे एक से ज्यादा ट्रीटमेंट्स को यूज करते हैं और उनको फैक्टर्स कह देते हैं क्योंकि हम उनके डिफरेंट लेवल्स को दूसरे फैक्टर के डिफरेंट लेवल के साथ कंबाइन करके बहुत सारे ट्रायल्स रन करते हैं और फिर फैक्टर्स का आपस में इंटरेक्शन भी स्टडी करते हैं, उनका क्वाड्रेटिक इफेक्ट भी स्टडी करते हैं। तो इस स्टेप में चूजिंग द डिजाइन वाले स्टेप में जो एक्सपेरिमेंटर है उसको डिसाइड करना है कि वो कौन सा डिजाइन यूज करेगा अपने एक्सपेरिमेंट को रन करने के लिए। क्या उसकी ब्लॉकिंग करेगा या नहीं करेगा, फ्रैक्शन लेगा या फुल फैक्टोरियल लेगा। तो ये हम इंशाल्लाह आइंदा पढ़ते जाएंगे। उसके बाद आप परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, जब डिजाइन चूज हो जाएगा तो फिर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का टाइम आएगा। केयरफुल एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सपेरिमेंट इज नेसेसरी। कह जरा ना खोसा साहब से जानी है सामान लैन वास्ते। कासम है ना, खोसा साहब का नंबर बल्कि
हाँ जी। तो इसके बाद डिज़ाइन को चूज़ करने के बाद हमने एग्जीक्यूट करना है एक्सपेरिमेंट को, और इसके लिए ज़ाहिर है कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट हमने पढ़े हुए हैं। जब एक्सपेरिमेंट को रन करना है तो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स को सामने रखना है, जिसमें रैंडम चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स है सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हमारा प्रिंसिपल है कि जब आपने एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के ऊपर अप्लाई करना है फैक्टर्स को या ट्रीटमेंट्स को, तो एक्सपेरिमेंटल यूनिट को रैंडमली चूज करना है। उसके बाद जब हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर चुके होंगे तो हमारे पास डेटा आ जाएगा रिस्पांस की शक्ल में, और इनपुट वेरिएबल्स ऑलरेडी हमारे पास होंगे, तो फिर हम एनालिसिस करने के काबिल हो जाएंगे। तो वैलिड एनालिटिकल टूल्स आर नेसेसरी टू गेट रिजल्ट्स इन न्यूमेरिक फॉर्म। तो एनालिसिस हम इसलिए करते हैं कि वैलिड न्यूमेरिक रिजल्ट्स दें, जैसे एफ टेस्ट है, जैसे पी वैल्यू है, जैसे टी टेस्ट है, या कोई और रिग्रेशन एनालिसिस वगैरह है, अनोवा है। तो ये हमें न्यूमेरिक फैक्टर्स देते हैं जिसकी बेस पे हम डिसीजन करते हैं और कंक्लूजन देते हैं। तो sometimes more than one analyzing tool is applied to have a clear picture। तो हमेशा एक ही एनालिसिस टूल यूज करना नहीं किया जाता, बल्कि जो हमारा एनालिसिस है मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्बिनेशन ऑफ एनालाइजिंग टूल्स होता है। जैसे आप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करते हैं तो उसमें हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की भी बात करते हैं, उसमें हम मॉडल फिटिंग की भी साथ बात करते हैं, और मॉडल फिटिंग एक रिग्रेशन एनालिसिस टूल है, और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हम डिजाइन में भी कॉमनली यूज करते हैं। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का भी ये हिस्सा है। इसके अलावा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट वगैरह हम बनाते हैं, तो ग्राफ्स हैं, रेजिडुअल प्लॉट्स, वो भी ग्राफ्स हैं। इसका कॉम्बिनेशन तो हम ऑपरेशंस हैं डिजाइन एक्सपेरिमेंट के, वो करते हैं। जैसे 3D ग्राफ आपने बनाना है, आपने रिस्पांस सर्फेस डिजाइन बनाने हैं, आपने फैक्टोरियल डिजाइन बनाने हैं, तो बड़े इजीली मिनी टाइम में हो जाते हैं। SPSS में कंपैरेटिवली मुश्किल है और कुछ चीजें अवेलेबल भी नहीं है। इसी तरह R काफी जानदार सॉफ्टवेयर है, जिसमें बहुत सारी चीजें बिल्ट इन भी अब पैकेजेस की शक्ल में हैं, और बहुत सारे कोड्स हमें खुद बनाने पड़ते हैं। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा मैटलैब वगैरह है और मैथमेटिका वगैरह है, उसमें भी बहुत सारे काम हम डिजाइन एक्सपेरिमेंट के करते हैं। देन एनालिसिस के बाद कंक्लूजन और उसकी इंटरप्रिटेशन का टाइम आता है। आफ्टर एनालिसिस एक्सपेरिमेंटर मस्ट ड्रा प्रैक्टिकल कंक्लूजन्स। तो कंक्लूजन्स में हम ये करते हैं कि हम जब प्रॉब्लम की स्टेटमेंट जिस लैंग्वेज देने की कोशिश करते हैं, जैसे हमें कहा जाए कि आप ये बताएं कि ये जो 4 वैरायटीज हैं इनकी एवरेज प्रोडक्शन एक जैसी होती है। ये हमारी स्टेटमेंट है, हमारा हाइपोथेसिस ये है कि जो वीट की 4 वैरायटीज हैं उनकी एवरेज प्रोडक्शन सेम। जब हम कंक्लूजन पे जाएंगे तो हमें इसी सवाल का जवाब देना है। बीच में हमने जो मर्जी किया है, हमने अल्फा लिया, कभी हमने एफ टेस्ट लगाया, हमने कैलकुलेशन की, अनोवा बनाया, जो कुछ भी किया, उसके बाद जब हमने कंक्लूजन देना है तो दोबारा उसी लेवल पे पहुंच जाना है जहां से स्टार्ट हुए थे। आपसे पूछा गया था कि 4 वैरायटीज की एवरेज प्रोडक्शन सेम होती है या नहीं, तो आपने कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए और आपने जवाब दिया कि यस, ऑल 4 वैरायटीज आर ऑन द एवरेज गिविंग सेम प्रोडक्शन। या आपने कहना है नो, ऑल 4 वैरायटीज आर नॉट इक्वल, एटलीस्ट 2 आर डिफरेंट। ये H1 है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और अगर आपने मजीद डिटेल पे जाना है कि कौन सी वैरायटीज मुख्तलिफ हैं और कौन सी एक जैसी हैं, तो फिर आपको पोस्ट हॉक टेस्ट या मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे इस सेमेस्टर में। तो इस तरह हमने कंक्लूजन देना है और उसको ऐसे वर्ड्स में देना है जो उसको इंटरप्रेट करना आसान हो, और उसी लैंग्वेज में कंक्लूजन हो जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन किया जाए। एनी क्वेश्चन?
कोई क्वेश्चन है अभी? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज आपकी। बोलते क्यों नहीं है? क्या परेशानी लग गई है? कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। चलें जी। आपका पेपर ना ऐसे इस दफा मैंने ठीक ठाक जानदार बनाना है। जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, ये जहन में रखिएगा। जो मैं जहाँ बोल रहा हूँ, जो आपको इंटरप्रेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपके सिलेबस का हिस्सा है और मुझे ये बातें याद रखनी। ये मत समझिएगा कि जो आपको लिख के दिखा दिया वो भी सिलेबस का हिस्सा है। जो लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं लेक्चर में, वो तो कर लेंगे, दूसरों को मुश्किल पेश आएगी। और आप पेपर्स जो हैं वो थोड़े से और तरह के बनने शुरू हो जाने हैं, क्योंकि बिल्कुल एमसीक्यूज वाली जो है ना बात, वो अब नहीं वैलिड है। लोग इस पे काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट करते हैं कि सिर्फ एमसीक्यूज पूछ ली जाए। और एमसीक्यूज भी जब मैंने पूछने हैं वो भी जहन में रखिएगा, वो भी इजीली नहीं होने। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे चीज़ में तो फिर नहीं होने। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। एनालिसिस वेरिएंस की स्लाइड शो हो रही है? नो सर। नो सर। सर हो गई है। हाँ जी। एनालिसिस वेरिएंस, इसको हम अनोवा भी कहते हैं, काफ़ी कॉमन और पॉपुलर टूल है जो डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया जाता है। पहले तो हम देखेंगे कि व्हाई वी यूज़ अनोवा। In real world, experimental data do not typically result in two groups being compared. टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के दौरान जब हमने टी टेस्ट पढ़ा था, तो एक टेस्ट था उसमें इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट, जिसमें 2 सैंपल्स इंडिपेंडेंटली ड्रॉ किए गए थे फ्रॉम 2 पॉपुलेशंस, और हमने टेस्ट करना था कि बोथ samples give the impression that average of something is same in both populations. mu1 equal to mu2. mu1 क्या है? mean of some data in population 1, और mu2 क्या है? mean of some characteristics या some variable in population 2. For example, population 1 में आपने average weight का data स्टडी करना है, और पॉपुलेशन 2 में भी, तो आप कहेंगे एवरेज वेट ऑफ द एलिमेंट्स आर ऑब्जर्वेशंस इन पॉपुलेशन 1 mu1 इक्वल टू mu2। या आपने दो ग्रुप्स के आईक्यूज को कंपेयर करना है, तो आप कहेंगे mu1 इक्वल टू mu2। IQ, एवरेज IQ इन पॉपुलेशन 1 इज सेम एज द एवरेज IQ इन पॉपुलेशन 2। तो ये तो है दो ग्रुप्स का कंपैरिजन। लेकिन हम आमतौर पे देखते हैं कि रियल वर्ल्ड सिचुएशन में ग्रुप्स दो हमेशा नहीं होते। मोस्ट ऑफ द टाइम दो से ज़्यादा ग्रुप को हमने कंपेयर करना होता है। जैसे हम ये देखना चाहें कि पाकिस्तान की 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स का एवरेज IQ बराबर है या नहीं है, तो हम हर एक यूनिवर्सिटी में से स्टूडेंट्स का सैंपल लेंगे। वो सैंपल इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, डिफरेंट साइजेस के सैंपल भी हो सकते हैं, सेम साइज के भी हो सकते हैं। और उस सैंपल की मदद से हम इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे कि क्या एवरेज IQ ऑफ ऑल 5 यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स इज सेम और नॉट। तो इसका मतलब है कि अब ग्रुप हमारे 5 हैं जिनको हमें कंपेयर करना है। ई टेस्ट की कैपेसिटी जो है वो एट ए टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्रुप को कंपेयर करने की है। अगर 2 से ज़्यादा ग्रुप आपने कंपेयर करने हैं और टी टेस्ट ही यूज़ करना है, तो फिर टी टेस्ट 2-2 के पेयर बना के उनको टेस्ट करेंगे, यानी 5
पॉपुलेशंस को अगर आपने कंपेयर टेस्ट करना था तो वो फिर 5C2 10 कम्बिनेशन बनाएगा। कम्बिनेशन का पता है ना आपको? 5C2 कम्बिनेशन कैसे ओपन करते हैं इसको? हेलो जी सर। 5C2 को कैसे कंप्यूट करते हैं? सर 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। कोई आसान तरीका नहीं? 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 20 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया 10। जी आपका सर। भी इतना ही आना था। जी आप मुश्किल फार्मूला ना बताएं, फिर आसान बताएं। तो 5 पॉपुलेशन में से 2-2 के कम्बिनेशन हमने बनाने हैं, तो 5C कम्बिनेशन बनेंगे, दैट इज इक्वल टू 10। इसका मतलब है 10 टी टेस्ट हमें लगाने पड़ेंगे। अगर हमने 9 पॉपुलेशन हमारी होती है और 9 पे टी टेस्ट लगाना होता है, तो 9C2 कैसे बनना है? 9 8 72 डिवाइडेड बाई 2, 36 टी टेस्ट बनने। ये पता है ना कैसे कर रहा हूं मैं? आपका नीचे 2 का कॉम्बिनेशन है, तो 2 स्टेप आपके नीचे डिवाइजर में 2 into 1 खुलना है, तो ऊपर वाले को भी 9 into 2 2 स्टेप ही खोलें, तो 9 into 8 सॉरी। जी सर। आवाज आ रही है मेरी? जी सर अब आ रही जी है। सर, आ रही है आवाज आपकी आवाज। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी यस सर। सर। सर हो रही है स्क्रीन शेयर। अच्छा जी, इसके बाद दूसरी एग्जांपल है, वेदर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल्स हैव सेम परचेजिंग पावर और नॉट। 4 किस्म के प्रोफेशनल्स हैं, मतलब मुख्तलिफ शोबों में जॉब करने वाले लोग हैं, और हमने देखना है कि उनकी कुव्वत खरीद, परचेजिंग पावर एक जैसी है या नहीं, यानी एवरेज परचेजिंग पावर इज सेम और नॉट। μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3 इक्वल टू μ4। ये हमारा नल हाइपोथेसिस होगा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा कि एटलीस्ट 2 हैव डिफरेंट परचेजिंग पावर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं भी आवाज निकाल नहीं रहा इससे अब आ रही है? जी सर। क्लियर नहीं है। अच्छा जी। असल में आज मेरा हेडफोन घर भूल गया है, तो मैं मुंह जुबानी बोल रहा हूँ, इसलिए आवाज कम आ रही है आपको। अच्छा जी, इसके बाद अनोवा हम क्यों यूज करते हैं? एक तो मैंने 2 एग्जांपल्स दे दी कि हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारे पास कंपेयर करने के लिए 2 से ज्यादा ग्रुप्स होते हैं, तो इस वजह से हम इसको करते हैं। और इसके बाद ग्रेटर रिस्क ऑफ टाइप 1 एरर इन केस ऑफ टी टेस्ट। जब हम टी टेस्ट लगाएंगे अनोवा की जगह, उसको कहना जरा ये किसान को कि आज ट्राली नहीं भेजनी, लेट हो गए, फिर वापस आएंगे लेट हो जाएंगे, फिर हमारे बंदे एंगेज रहेंगे, तो कल पहले टाइम 9 बजे। अच्छा जी, तो टाइप 1 एरर जो है वो हमारी इंक्रीज करेगी। हर टेस्ट के साथ एक टाइप 1 एरर अटैच होती है, तो जब हम बहुत सारे टी टेस्ट लगाएंगे तो हमारी टाइप 1 एरर जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, बजाय इसके कि हम एक ही एफ टेस्ट लगाएं, अनोवा यूज करें, तो उसमें टाइप 1 एरर भी कंट्रोल में रहेगी। तो ये एक रीजन है अनोवा लगाने की। फिर
सर टाइप अनोवा जो है, क्या है सर? टाइप 1 एरर क्या है सर? टाइप 1 एरर टेस्टिंग का हाइपोथेसिस किस सेमेस्टर में पढ़ी थी सर आपने? जी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। सर उसमें पढ़े थे एक टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर, समझ से ही नहीं आया सर। अच्छा, अब पिछली बातें जो सारी समझ नहीं आई हुई वो भी मेरे पेटे में पढ़नी है। ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का सवाल है। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के 6 स्टेप होते हैं, पहले तो वो आपको पता होना चाहिए। पहला होता है हाइपोथेसिस बिल्ड करना, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। दूसरा होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा चूज करना, उसको टाइप 1 एरर भी कह देते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग ए रॉन्ग डिसीजन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ए नल हाइपोथेसिस व्हेन इट वाज अज्यूम्ड टू बी ट्रू। ये मैंने उस वक्त रट्टा लगाया था जब मैं बीएससी में था, अभी तक याद है मुझे ये बातें, तो आप बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। तो टाइप 1 एरर क्या है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट वाज अज्यूम्ड टू बी ट्रू। किसी नल हाइपोथेसिस को आप समझते हैं कि ये ठीक है, लेकिन वो रिजेक्ट हो जाता है, तो हमें लगता है कि हमने एक मिस्टेक की है। इसके चांसेस क्या हैं? आपके टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के प्रोसेस में क्या चांसेस हैं कि आप एक ऐसे हाइपोथेसिस को भी रिजेक्ट कर देंगे जो ठीक समझा जाता है? इसकी प्रोबेबिलिटी हम अज्यूम करते हैं एक लो प्रोबेबिलिटी, 1%, 5%, 10% मैक्सिमम। तो लेकिन इसका मतलब ये है कि हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में रॉन्ग डिसीजन दे सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी प्रोबेबिलिटी रखी हुई है। जब हम कहते हैं अल्फा 5%, तो हम कहते हैं कि 5% चांसेस हैं कि हम ट्रू नल हाइपोथेसिस को भी रिजेक्ट कर दें उस डाटा की मदद से जो हमने सैंपल के जरिए लिया है। इसका मतलब है हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम गलती कर सकते हैं। इस गलती का नाम है टाइप 1 एरर। ठीक है? यस सर। टाइप 2 आपने खुद पढ़नी है, फिर मुझे भी समझाना है किसी ने। अच्छा जी, अनोवा जो है वो सबसे पहले फिशर ने 1920s में यूज किया। फिशर जैसे पहले बात हुई, वो बानी है इस किस्म की टेक्निक्स का जो हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में यूज करते हैं, और अनोवा भी उसका एक हिस्सा है। और इसके बाद अनोवा हम क्यों यूज करते हैं? दिस इज सूटेबल फॉर कंपेयरिंग मोर देन 2 पॉपुलेशन मीन्स, ये भी बात हो गई। अनोवा अलाउज अस टू सी इफ देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन मीन्स विद एन ओमनिबस टेस्ट। क्या नहीं, वो आ गया था बात। अच्छा, ओमनिबस टेस्ट जो है, आपने इसकी डेफिनेशन गूगल से याद करके समझानी है कि ओमनिबस टेस्ट क्या होते हैं। नोट कर लें इसको। तो अनोवा जो है वो ओमनिबस टेस्टिंग में भी हेल्पफुल है। तो आपने नेक्स्ट लेक्चर में मैंने इसकी डेफिनेशन आप लोगों से पूछनी है, ओमनिबस टेस्ट क्या होता है। उनसे पूछनी है जो बिल्कुल दांतों को कल्फी लगा के बैठे हुए हैं, उनसे पूछनी है। उसके बाद अनोवा में हम एफ टेस्ट यूज करते हैं, ये आपको पता ही होगा। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का ही एक पार्ट है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या अनोवा, और उसमें जो टेस्ट या टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड एफ टेस्ट। बेसिक अनोवा मेजर्स 2 सोर्सेस ऑफ वेरिएशन। जो बिल्कुल बेसिक अनोवा है, वन वे अनोवा है, उसमें हम 2 सोर्स ऑफ वेरिएशन को स्टडी करते हैं। वन इज द वेरिएशन बिटवीन ग्रुप्स। For each value, look at the difference between its group means and overall means, जिसको हम ट्रीटमेंट का नाम देते हैं। सोर्स ऑफ वेरिएशन में जिसको ट्रीटमेंट का नाम देते हैं, उसका असल नाम है वेरिएशन बिटवीन ग्रुप्स, यानी बिटवीन ट्रीटमेंट्स। ग्रुप्स क्या हैं? जिनमें से वेरिएबल लिए गए हैं, जो ट्रीटमेंट्स है हमारी, वो ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएशन विद इन को हम एरर का नाम देते हैं अनोवा में। तो जो सिंपल अनोवा है उसमें सोर्स ऑफ वेरिएशन एक ट्रीटमेंट होता है, एक एरर होती है। तो ट्रीटमेंट को टेक्निकली हम कहते हैं वेरिएशन बिटवीन ग्रुप्स, और एरर को कहते हैं वेरिएशन विद इन ग्रुप्स। और उसके बाद एफ टेस्ट का फार्मूला आपके सामने है। एफ टेस्ट कंप्यूट करने के लिए हमने वेरिएशन बिटवीन ग्रुप को वेरिएशन विद इन ग्रुप पे डिवाइड करना होता है। यानी ये वेरिएशन बिटवीन ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट। अनोवा के दूसरे कॉलम में डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तीसरे में होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। उसके बाद अगले में हम मीन स्क्वायर कंप्यूट करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर को डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करने के बाद।
तो वो कहलाती है वेरिएशन बिटवीन ग्रुप, यानी मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट्स डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर ऑफ एरर। तो इससे जो वैल्यू कंप्यूट होती है वो एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू है, जिसको हम फर्दर कंपेयर करते हैं अपने क्रिटिकल रीजन के जरिए। क्रिटिकल रीजन यहाँ पे है एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ अल्फा बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड विद इन डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एफ टेबल अगर आपने देखा हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिखें तो वो टेबल आपको नजर आएगा। हर अल्फा के लिए एक अलग से टेबल बना हुआ है, जैसे अल्फा 1% का एक टेबल है, अल्फा 5% का एक टेबल है,